जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एसएससी टारगेट बैच 2023 के लिए जो भी हमने जीके की मॉक टेस्ट श्रृंखला शुरू की है उसको ध्यान में रखते हुए जीके का एक और मॉक टेस्ट मैं लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो आप एमटीएस का एग्ज़ाम देने वाले हों, चाहे आप सीजीएल प्रीलिम्स देने वाले हो 2023 का, और कोई भी एग्ज़ाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो सबको ध्यान में रखते हुए ये मॉक टेस्ट श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। और ये 25 प्रश्न है आज के मॉक टेस्ट में। फिर तो चलिए इनका अभ्यास करते हैं। कौन से प्रश्न है? तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है दोस्तों? पहला प्रश्न कहता है 24 पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर बनाया गया है? तो दोस्तों हमें बताना है कि ये कौन सा मंदिर है जिसमें सूर्य देवता को 24 पहियों के रथ के साथ में दिखाया गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है, इसमें सूर्य देवता को 24 पहियों के रथ के साथ में दिखाया गया है। और ये किस राज्य की बात हो रही है? कोणार्क का सूर्य मंदिर दोस्तों ये आपका उड़ीसा में है। और कभी क्वेश्चन आता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर, तो उड़ीसा में। और कोणार्क के सूर्य मंदिर को और क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडा किसको कहा गया है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? क्या आपको पता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? देखो, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो था ना, ये आपका गंग वंश के राजा थे जिनका नाम था नरसिंह देव। नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। तो ये आप याद रखिएगा, नरसिंह देव प्रथम द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, आप याद रखें। और जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसे वर्ष 1984 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया जा चुका है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? दोस्तों भारतीय रेल कोच फैक्ट्री की अगर बात की जाए तो कहाँ पर है? पंजाब के कपूरथला में है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। पंजाब के कपूरथला में है रेल कोच फैक्ट्री। अच्छा, अगर क्वेश्चन आए कभी कि आईसीएफ यानी कि इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, जहाँ पे वंदे भारत ट्रेन की बनती है, तो आईसीएफ जो है वो चेन्नई में है। बेंगलोर में क्या है? बेंगलोर में रेल व्हील फैक्ट्री है, जहाँ पे पहिए बनते हैं। रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ पर है आपका? ये आपका बेंगलोर में है। ठीक है। चितरंजन पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे डीजल लोकोमोटिव है। चितरंजन लोकोमोटिव्स ये कहाँ पर आपका? ये आपका है पश्चिम बंगाल में। ठीक है दोस्तों, मैं बात करूँ भारतीय रेल की। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय रेल संग्रहालय किस शहर में है, तो भारतीय रेल संग्रहालय जो है ना, ये आपका नई दिल्ली में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। भारतीय रेल संग्रहालय किस शहर में है? तो नई दिल्ली में है। ठीक है। और भारत के रेल मंत्री कौन है अभी के लिए? भारत के रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव। क्या आपको पता है कि भारत में पहली रेल कब चली थी, पैसेंजर ट्रेन? तो भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन जो चली थी वो 1853 में चली थी। भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन 1853 में चली थी। ठीक है, 34 किलोमीटर दूरी तक चली थी। ये 16 अप्रैल डेट थी, वो 16 अप्रैल 1853 को 34 किलोमीटर दूरी तक चली। और ये किन दो स्थानों के बीच चली थी? मुंबई टू ठाणे। मुंबई टू ठाणे लॉर्ड डलहौजी के काल में भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी, याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछे भारत की पहली विद्युत ट्रेन कब चली थी, तो आप याद रखिएगा भारत की पहली विद्युत ट्रेन ये 3 फरवरी 1925 को चली थी। 3 फरवरी 1925 को मुंबई में चली थी। ठीक है, मुंबई को बम्बई बोलते थे उस टाइम पे, बम्बई में चली थी। 3 फरवरी 1925 को भारत की पहली विद्युत ट्रेन चली थी, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय रेल विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो रेल यूनिवर्सिटी भारत की कहाँ पर है? ये बड़ौदा में है। रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ पर है आपका? बड़ौदा में। रेल विश्वविद्यालय बड़ौदा में, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। विटामिन ए को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों विटामिन ए का दूसरा नाम होता है रेटिनॉल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, रेटिनॉल। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन ए का मुख्य काम क्या होता है? दोस्तों विटामिन ए का मुख्य काम हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आंसू का फॉर्मेशन करना विटामिन ए का काम होता है। ठीक है, अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो रतौंधी रोग हो सकता है। तो ये आंखों के लिए बहुत बेस्ट होता है विटामिन ए। अगर आपसे पूछा है गाजर में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए। और पपीता में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए ही पाया जाता है पपीता में भी, याद रखना इसके बारे में। रेटिनॉल इसका नाम होता है। दोस्तों यहाँ पे ना मैं आपको बता दूं, देखो कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। थायमिन लिखा गया है। विटामिन बी1 को कहा जाता है थायमिन, विटामिन बी2 को कहा जाता है राइबोफ्लेविन, और विटामिन डी को कहा जाता है कैल्सीफेरॉल। तो ये आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों विटामिन किस शब्द किसने दिया था? फंक ने।
विटामिन शब्द फंक ने दिया था। विटामिन दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक आपके वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं जिनको आप बोलते हैं फैट सॉल्युबल, और वसा में घुलने वाले विटामिन ए, डी, ई और के होते हैं, ठीक है। और जल में घुलने वाले बाकी बी और सी, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। अच्छा, विटामिन के बारे में ना एक चीज़ याद रखना, जो आपका ये जो विटामिन है ना कैल्सीफेरॉल, इसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि विटामिन डी सूर्य की रोशनी से हमारे शरीर में एक्टिव होने लगता है, बनने लगता है। याद रखेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कुछ जड़ें जिन्हें कहा जाता है वे रेडिकल के अलावा किसी अन्य अंग से उत्पन्न होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप बताना कि इन जड़ों को क्या कहा जाता है। दोस्तों, इन जड़ों को कहा जाता है आकस्मिक जड़ें। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आकस्मिक जड़ें या एडवेंसियस रूट जो होती हैं तने से निकलती है। आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, ठीक है। देखो, ये एक आप मान लीजिए ये आपका एक बीज है, ठीक है। जब बीज अंकुरित होगा, जर्मिनेट होगा, तो इसमें से दो चीज़ें निकलती हैं। एक ये वाला भाग नीचे की ओर, इसको बोलते हैं रेडिकल, और ये एक होता है प्लिम्यूल, इसको बोलते हैं आपका, जिससे आपका तना निकलता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका मूलांकुर, और ये हो गया आपका प्रांकुर। प्रांकुर बनाता है आपका तना, जो प्लिम्यूल होता है ये तना बनाता है, और रेडिकल बनाता है जड़। तो कभी क्वेश्चन आए कि बीज के किस भाग से जड़ बनती है, तो बीज के जो रेडिकल होता है ना, ये नीचे की जो भाग जाता है, इससे जड़ बनती है, ठीक है दोस्तों, याद रखना। और ऐसी जड़ें जो किसी अन्य अंग से विकसित होंगी उनको बोलेंगे आकस्मिक जड़ें। जैसे फॉर एग्जांपल बरगद का पेड़ आप देखें, देखो ये रफली मैं एक पेड़ बना के दिखाता हूँ। ये एक बरगद का पेड़ मान लीजिए, बरगद के पेड़ से ऐसे शाखाएं लटकी होती हैं ऐसे नीचे, तो ये जो जड़ आ रही हैं ये उसकी आकस्मिक जड़ें होती है, एडवेंसिस रूट होती हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट आपका, मकड़ियाँ प्राणी वर्गीकरण के किस वर्ग में आती हैं। दोस्तों, मकड़ियाँ जो होती हैं ना, ये हवा ग्रहण करने वाली आर्थ्रोपॉड्स होती हैं। हवा ग्रहण करने वाली आर्थ्रोपॉड्स होती हैं, जिन्हें 8 टांगों के अलावा दांत भी होते हैं। अब इस ऑप्शन के अनुसार अगर हम देखें तो मकड़ियों जो होती हैं ये अरेक्निड्स में आती हैं। अरेक्निड्स, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अरेक्निड्स में आती हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो मकड़ियों से रेशम मिलता है उसे क्या कहा जाता है। अभी क्वेश्चन आए कि मकड़ियों से मिलने वाला रेशम क्या कहलाता है। गोसेमर रेशम। मकड़ियों से मिलने वाला रेशम गोसेमर रेशम कहलाता है। याद रखना, इसके बारे में पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। और मकड़ियों का जो ब्लड होता है वो नीला होता है, किसके कारण ऐसा होता है। हीमोसाइनिन के कारण ऐसा होता है। हीमोसाइनिन के कारण मकड़ियों का ब्लड जो होता है ना वो हल्का सा नीला होता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 6। क्वेश्चन संख्या 6 क्या कहता है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है। दोस्तों, मेल्टिंग पॉइंट सबसे लो होता है किसका। इस ऑप्शन के अनुसार सबसे कम गलनांक होगा ब्रोमीन का। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। कितना होता है वैसे ये, -7.2 डिग्री सेल्सियस। -7.2 डिग्री सेल्सियस होता है ब्रोमीन का। दोस्तों, ब्रोमीन ना एक अधातु होती है, और ये रूम टेम्परेचर पर द्रव होती है, ठीक है, याद रखिएगा इसके बारे में। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका लेड। लेड का संकेत क्या होता है, पीबी, और इसका जो और होता है वो होता है आपका गैलेना। तो गैलेना किसका एस्क है, लेड का एस्क है गैलेना, ठीक है दोस्तों। जिंक का संकेत होता है Zn। और कैलेमाइन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, कैलेमाइन किसका एस्क है, तो कैलेमाइन जिंक का ही एस्क होता है, ठीक है दोस्तों, याद रखना कैलेमाइन किसका एस्क है, जिंक का। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ईथेन गैस का स्वाद थोड़ा होता है। दोस्तों, ईथेन ना एक कार्बनिक यौगिक है। वैसे अगर आपसे सूत्र पूछे ईथेन गैस का तो ये होता है C2H4, सॉरी C2H4 नहीं, C2 ईथेन है ना, हाँ C2H6 ये इसका सूत्र होता है। और ये जो गैस है ना इसका स्वाद कैसा होगा, ये मिठास होती है इसमें, मतलब मीठा होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ऑप्शन ए, ईथेन गैस का स्वाद जो होता है वो मीठा होता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, वैसे एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारी जीभ में ये मान लीजिए यहाँ कौन सी भाग की चीज़ें होंगी, और यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, और ये पीछे वाले साइड में क्या होता है। देखो, जीभ के आगे भाग में ना ये मीठे स्वाद को बताता है आपका, मीठा। और मीठे का उल्टा क्या होता है, कड़वा, यानी कि जीभ का ये वाला भाग कड़वे को बताएगा, कड़वा स्वाद देता है। ये वाला भाग किसको बताता है, ये आपका बताएगा खट्टे को, और ये आपका नमकीन को बताता है, ठीक है दोस्तों। और जीभ के बीच वाले भाग पे कोई भी स्वाद कलिका नहीं पाई जाती। एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे, पैपिला क्या होता है। जीभ पर पाई जाने वाली छोटी छोटी स्वाद कलिकाओं को पैपिला कहा जाता है। तो याद रखना, पैपिला जीभ पे पाई जाती हैं। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर विज्ञान में रोम का विस्तारित रूप क्या है। दोस्तों, रोम बोले तो रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ये रोम की फुल फॉर्म होती है, रीड ओनली मेमोरी।
कंप्यूटर में रोम की फुल फॉर्म क्या है? तो रीड ओनली मेमोरी। इसका सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन सी। अच्छा, यहाँ पे रीड ओनली मेमोरी लिखा है, तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ डे होना चाहिए, रीड ओनली मेमोरी। और एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, जो रोम होती है ना, ये कैसी मेमोरी होती है? चलो आप कमेंट में बताइए, प्राथमिक मेमोरी है या द्वितीयक मेमोरी है? रोम प्राथमिक मेमोरी है या द्वितीयक? नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है? दोस्तों केरल का लोक नृत्य नहीं है। कथकली होता है, थुलाल होता है, कैको टिटकली होता है। तो कितनी बार बताया, जिस डांस में कली शब्द है वो तो केरल का है, लेकिन छपेली नहीं है, क्योंकि छपेली उत्तराखंड का होता है। ठीक है, छपेली कहाँ का है? उत्तराखंड का। दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँ केरल की, केरल का एक डांस बहुत पूछेगा आपके एग्जाम में, थय्यम कहाँ का डांस है? तो केरल का ही डांस है थय्यम। एक थुलाल ये हो गया, और एक आपसे पूछेगा अलेल्ला कराड़ी ये कहाँ का त्योहार है? सॉरी, त्योहार नहीं, डांस है, तो केरल का ही डांस है अलेल्ला कराड़ी। केरल को भारत में मसालों का बगीचा कहा जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, भारत में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी आबादी किस राज्य की है? केरल की आबादी सबसे पढ़ी लिखी है। भारत में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात केरल का 1084, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, नॉकडाउन और नॉकआउट किस खेल की शब्दावलियाँ हैं? नॉकआउट और नॉकडाउन ये बॉक्सिंग में यूज होती हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दोस्तों क्या आपको पता है कि बॉक्सिंग के जो मैदान होता है उसको क्या बोला जाता है? रिंग। बॉक्सिंग के मैदान को रिंग कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक मैं आपको चीज़ बता दूं, हॉकी एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में बहुत, अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों अजलान शाह कप ये हॉकी में होता है, और सुल्तान जौहर कप भी किसके लिए होता है? हॉकी के लिए। बॉक्सिंग के लिए तो चलो, बैडमिंटन के लिए याद रखना उबेर कप किसके लिए है? बैडमिंटन के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या 11 है, इसने कहा है डैश वह वस्तु है जिसकी मात्रा मांग उस समय से कम हो जाती है जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है। दोस्तों उन वस्तुओं को क्या कहा जाता है? तो वो निम्न कोटि की वस्तु ऐसी वस्तु होती है जिसकी मात्रा की मांग उस समय कम हो जाती है जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है। मतलब इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, निम्न कोटि की वस्तु ऐसी होती है, ऑप्शन डी। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वर्षा होने के लिए जिम्मेदार है? दोस्तों वर्षा होने के लिए बाष्पीकरण और संघनन दोनों होता है, क्योंकि जब तक समुद्र से पानी की वाष्प नहीं बनेगी तब तक मतलब क्या होगा, देखो कैसे, ये समुद्र मान लीजिए, आप ऐसे माने इसको, आप समुद्र मान लें, ये एक समुद्र है, ये आप समुद्र मान लें, यहाँ पे पानी है बहुत सारा। अब जैसे सूर्य की रोशनी पड़ेगी इस पे, सूर्य की हीट पड़ेगी, तो इस पानी से क्या बनेगी? भाप बन के ऊपर उठेगी। ये भाप ऊपर उठी, और ये भाप किसका रूप ले लेगी? भाप रूप ले लेगी बादलों का। और बादलों को जब जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये जो गैस या जो भाप जमी थी ये संघनन के रूप में नीचे आने लगेगी। तो मतलब वर्षा होने के लिए बाष्पीकरण और संघनन दोनों उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि वर्षा की घटना कहाँ पर होती है, तो जवाब होगा आपका क्षोभमंडल में होती है। ठीक है, क्षोभमंडल में। और मानचित्र पर ऐसी रेखाएं जो समान वर्षा वाले स्थानों को दर्शाती हैं उन्हें आइसोहाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइसोहाइट कहा जाता है। क्लियर। अच्छा, क्या आपको पता है कि भारत में वन वर्षा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? भारत में वन वर्षा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो असम के जोरहाट में है। वन वर्षा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? असम के जोरहाट असम, याद रखिएगा दोस्तों। तो वर्षा होने के लिए बाष्पीकरण संघनन दोनों उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट आपका, मानस नेशनल पार्क किस शहर में है या किस राज्य में है? दोस्तों मानस नेशनल पार्क की हम बात करें तो मानस एक नदी का नाम है, और ये हिमालय की तलहटी में स्थित है, असम राज्य में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब, मानस नेशनल पार्क असम में है, याद रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ मैं बताऊं, असम में ना काजीरंगा नेशनल पार्क भी है, काजीरंगा नेशनल पार्क। और काजीरंगा नेशनल पार्क ये एक सींग के गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। प्राकृतिक रूप से जो हमारे यहाँ पे एक सींग का गैंडा मिलता है वो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे ओरांग टाइगर रिजर्व भी है आपका, ओरांग टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व भी है, नामेरी टाइगर रिजर्व असम में ही है। ठीक है, नामेरी टाइगर रिजर्व। दोस्तों ये तो होगा चलो असम के नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व। एक ना एक क्वेश्चन बड़ा पूछेगा आपके एग्जाम में, असम की राजभाषा बताओ क्या है? तो आप याद रखना बोडो, असम की राजभाषा है बोडो, याद रखेंगे। भारत में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ होती है? भारत में सबसे ज़्यादा चाय असम में होती है। और असम का एक डांस बहुत पूछा जाता है आजकल एग्जाम में, सतरिया डांस कहाँ से संबंधित है? भारत में सतरिया डांस क्लासिकल डांस है, और ये 500 साल पुराना है। कितने साल पुराना है? 500 साल पुराना है सतरिया डांस। ठीक है, याद रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 14।
क्वेश्चन संख्या 14 क्या कहता है, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष की गई। दोस्तों यूनिसेफ की स्थापना की बात करें तो ये 1946 में हुई थी 11 दिसंबर को। तो 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना की गई है। यूनिसेफ का मुख्य काम क्या है, ये बाल कल्याण के लिए कार्य करता है, बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करता है, बच्चों को खाना, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, ये सब उनके लिए कार्य करता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संगमरमर, संगमरमर खालिस्तान की एक कायांतित चट्टान है, किसकी ये चट्टान होती है। दोस्तों संगमरमर चूना पत्थर की एक कायांतित चट्टान होती है, तो इसको हम क्या सकते हैं, चूना पत्थर। और वास्तव में एक्चुअल में अगर इसका केमिकल कंपोजिशन पूछे तो जो संगमरमर है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है एक तरीके से। संगमरमर एक प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट होता है, याद रखेंगे इसके बारे में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। दोस्तों चंबल नदी, कोटा, राजस्थान का कोटा शहर चंबल नदी के तट पर है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर है, अयोध्या सरयू। अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर है। बद्रीनाथ आप जानते हैं, अलकनंदा यहाँ बहती है बद्रीनाथ में। ठीक है, याद रखिएगा, अलकनंदा के तट पर है बद्रीनाथ। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच लड़ा गया। दोस्तों तराइन का 2 युद्ध हुए हैं। ठीक है, पहला युद्ध 1191 में और दूसरा युद्ध 1192 में। 1191 और 1192 में दोनों युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़े गए हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, मोहम्मद गोरी के बीच। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तराइन का जब दूसरा युद्ध होता है 1192 में, तो दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, याद रखिएगा इसके बारे में। अच्छा, क्या आपको पता है कि पृथ्वीराज चौहान की गर्लफ्रेंड का नाम क्या था, संयोगिता। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, संयोगिता। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब लड़ा गया। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध अच्छा कब शुरू हुआ था, तो आप याद रखिएगा, दूसरा विश्व युद्ध जो शुरू होता है ये 1 सितंबर 1939 से तो शुरू होता है, 1 सितंबर 1939 से, और ख़त्म होता है आपका 9 अगस्त 1945 को। तो इसका सही जवाब क्या होगा, किस वर्ष में हुआ था, 1939 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन। इसरो ने भारत के पहले उपग्रह का निर्माण किया था, जिसे किस रूप में जाना जाता है। दोस्तों स्वदेशी रूप से भारत का जो पहला उपग्रह था उसका नाम क्या था। अब इसने थोड़ा सा क्वेश्चन, थोड़ा ये डाउट है, देखो भारत ने पहले उपग्रह का जो निर्माण किया था इसका नाम था आर्यभट्ट, लेकिन इसको लॉन्च भारत के द्वारा नहीं किया गया था, बना भारत में ही था ये, लेकिन लॉन्च किया गया था सोवियत संघ के प्रयास से। तो 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अपना पहला जो उपग्रह था वो था आपका आर्यभट्ट, इसको लॉन्च किया था। ठीक है, सोवियत संघ के जो सेंटर है वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए इसरो की स्थापना कब हुई है, तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई है। 15 अगस्त 1969 को इसरो बना है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, बेंगलोर को। तो बेंगलोर में इसरो का मुख्यालय है, और इसरो के अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह से 2r की दूरी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान पृथ्वी की त्रिज्या का कितना होगा। पृथ्वी की त्रिज्या है, अच्छा ये कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से 2r दूरी दोगुनी है, तो गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो कितना होगा। तो दोगुनी दूरी करने पर इसका मान कितना बनेगा। दोस्तों दोगुनी दूरी करने पर ये बनेगा g/9, यानी कि पहले की तुलना में ये 1/9 हो जाएगा। ठीक है, वैसे इसको निकालने का तरीका होता है, खैर मैं यहाँ सॉल्व नहीं कर सकता, अभी के लिए याद रखिएगा। ठीक है, और कभी कराते हैं इसको। वैसे अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी दिवस कब होता है, दोस्तों 22 अप्रैल को हर साल पृथ्वी दिवस होता है। क्या आपको पता है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो पृथ्वी की त्रिज्या है 6371 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है, याद रखिएगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, पृथ्वी का द्रव्यमान पूछा जाता है एग्जाम में, 6 × 10⁻24 पृथ्वी का द्रव्यमान है। ठीक है, 6 × 10⁻24 किलोग्राम पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट आपका, किस भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है। अच्छा पास्कल नहीं है, किसकी इकाई नहीं है पास्कल, तो इसका सही जवाब क्या बनेगा दोस्तों, जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक जो होता है ना, ये क्या होता है, देखो जड़त्व आघूर्ण I बराबर होता है mr², तो इसका बनेगा किलोग्राम मीटर की घात 2। तो ये जड़त्व आघूर्ण का
जो मात्रा को पास्कल नहीं, बाकी दबाव, तनाव और यंग मापांक से सब पास्कल होता है। नेक्स्ट आपका भारतीय राजनीतिक पार्टी AITC का पूरा रूप क्या है? AITC का पूरा रूप है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। नेक्स्ट आपका कर्नाटक की संसदीय सीटों में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? दोस्तों कर्नाटक में जो राज्यसभा की सीटें हैं ना, इसका सही आंसर क्या होगा? 12। ठीक है, 12 सीटें हैं, ऑप्शन ए। लोकसभा की कितनी? 28 और विधानसभा की कितनी? 225। दोस्तों कर्नाटक के बारे में एक चीज़ आप याद रखिएगा, कर्नाटक का एक डांस बड़ा एग्जाम में पूछता है आजकल, यक्षगान बहुत आता है। यक्षगान कहाँ का डांस है? और ढोलू कुनीता कहाँ का डांस है? ढोलू कुनीता और यक्षगान कहाँ का डांस है? तो कर्नाटक का। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कर्नाटक का एक शहर है आपका मैंगलोर। और मैंगलोर में क्या हुआ पहली बार ऐसा? मैंगलोर में भारत की पहली तटरक्षक अकादमी बनी है। मैंगलोर में भारत की पहली तटरक्षक अकादमी बनी है। ठीक है, और कर्नाटक जो है ना, इसकी एक खान भी है, बड़ी फेमस खान है, कोलार की खान। इस पर मूवी भी बनी थी, कोलार की खान। तो कोलार की खान क्यों प्रसिद्ध है? ये सोने के लिए प्रसिद्ध है, स्वर्ण गोल्ड निकलता है यहाँ से दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका अपूर्वी चंदेला किससे संबंधित है? अपूर्वी चंदेला कौन सा खेल खेलती है दोस्तों? ये आपकी शूटिंग करती है, अपूर्वी चंदेला शूटिंग। तो इसको हम कह सकते हैं निशानेबाजी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, निशानेबाजी। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे ना एक लिखा गया तीरंदाजी। कभी क्वेश्चन आए भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? दोस्तों बटरफ्लाई स्ट्रोक जो होता है ना, ये आपका तैराकी में होता है, बटरफ्लाई स्ट्रोक तैराकी। नेक्स्ट आपका पुस्तक द ब्रोकन विंग किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों द ब्रोकन विंग जो है ना, ये एक प्रकार का काव्य संग्रह है, और ये किसका? सरोजिनी नायडू की रचनाओं का संग्रह है। ठीक है, सरोजिनी नायडू, द ब्रोकन विंग। एक और इनका पूछा जाएगा, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, बहुत आता है ये भी एग्जाम में। द गोल्डन थ्रेशोल्ड किसकी रचना है? तो ये भी कविता संग्रह है, गोल्डन थ्रेशोल्ड, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे ना एक चीज़ लिखी गई है आपकी, अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम जी की आत्मकथा क्या है? परम श्रद्धेय डॉक्टर कलाम साहब, विंग्स ऑफ फायर। इनकी आत्मकथा का नाम है विंग्स ऑफ फायर। क्लियर? अच्छा चलो, मैं आपको 3 क्वेश्चन बताता हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में मिसाइल कार्यक्रम का जनक कौन है? दोस्तों भारत में मिसाइल कार्यक्रम का जनक जो है वो अब्दुल कलाम को माना जाता है। डॉक्टर कलाम साहब जो हैं भारत के मिसाइल मैन कहे जाते हैं। क्या आपको पता है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? तो आपका जवाब होगा हैदराबाद में। APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स किस शहर में है? हैदराबाद में। याद रखना इनके बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, हैदराबाद। और अगर आपसे पूछा जाए कि APJ अब्दुल कलाम द्वीप किस राज्य में, तो उड़ीसा में APJ अब्दुल कलाम द्वीप है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये भारत के गैर राजनीतिज्ञ राष्ट्रपति हैं। ठीक है, एक ऐसे राष्ट्रपति जिसका संबंध किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, आम जन का राष्ट्रपति इन्हें कहा जाता है, डॉक्टर कलाम साहब को। और इनकी जयंती 15 अक्टूबर को मनाते हैं हम, किसके रूप में? स्टूडेंट डे, विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में ये मनाई जाती है। क्लियर? चलिए, तो ये था आज का मॉक टेस्ट 25 प्रश्न का, और आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ फिर अगले मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।